लेकिन दोस्तों छड़वी मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेना फौज एक मरतबा फिर न सिर्फ खुलकर सामने आ गई है बल्कि वाज़ेह तौर पर फौज की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को भी लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फौज की तरफ से एक मरतबा फिर इस बात का वाज़ेह तौर पर मुतालबा भी किया गया है और ऐलान भी किया गया है कि जनाब 9 मई के में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाना भी पड़ेगा और उनको सजा देना भी पड़ेगी। फौज की तरफ से इस बात का इजहार कि 9 मई के तमाम मुल्ज़मान को सजा देना पड़ेगी, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब ना हम भूले हैं ना हम भूलने देंगे। ये इस बात का भी पैगाम है कि ना हमने माफ़ किया है ना हम माफ़ करने देंगे। और ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी न किसी इदारे में रहते हुए प्रोजेक्ट इमरान खान को आज भी फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अदलिया में मौजूद तमाम किरदारों के लिए ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है। और इस पैगाम को जो फौजी तर्जुमान हैं इन्होंने निहायत मसालों के साथ और निहायत वजाहत के साथ इस बात का इजहार किया है कि दुनिया के जिस जिस मुल्क में भी जहाँ जहाँ पर भी रियासत और रियासती अदारों पर अटैक किया गया है वहाँ के निज़ाम ने इंसाफ ने कतई नज़र इस बात के कि इसका ताल्लुक किस सियासी ग्रोह और किस सियासी जमात से है वो ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि उनकी तरफ से खुल कर ऐलान भी किए गए हैं और फिर इन तमाम लोगों को सजाएं भी दी गई हैं। फौजी तर्जुमान की तरफ से आज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अगर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाइफरकेट करूं तो मेरे ख्याल में उनकी बुनियादी तौर पर 3 नकात के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहा है। नंबर 1 उनका जो मानना है वो है दहशतगर्दी। और इस दहशतगर्दी के अंदर जहां पर फौज की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर से भी और पड़ोसी ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस दहशतगर्दी के ताने बाने जाकर किसी न किसी लेवल पर हमारे रियासत में मौजूद कुछ पॉलिटिकल ग्रोहों के साथ मिलते हैं और इसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और 9 मई को होने वाले वाकयात भी दहशतगर्दी की ही एक शक्ल हैं जो हमारे सामने आती है। अगर से ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि उस दहशतगर्दी के मुलव्वस अफराद को रियासत की तरफ से या रियासती इदारों में मौजूद चंद अहम शख्सियात की तरफ से अभी भी सरपरस्ती हासिल है और पाकिस्तान का निज़ाम ने इंसाफ इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेबसी की तस्वीर बना है तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि फौजी तर्जुमान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब आपको कौन से सबूत चाहिए। और इसके साथ उन्होंने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के वाकयात के हवाले से एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि जनाब 9 मई के वाकयात पर कब कब कहां पर कौन कौन से वाकयात हुए, किस तरीके से यास्मीन राशिदी की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, किस तरीके से शहरयार अफरीदी की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब GHQ चलना है, किस तरीके से सेनेटर इजाज चौधरी की तरफ से यह बात कही गई कि जनाब कोर कमांडर हाउस जो है लाहौर कायदे आजम हाउस इसको ना सिर्फ जला के राख कर दिया गया बल्कि वहां पर हर एक निशान को भी मिटा कर रख दिया गया है। शानदाना गुलजार की तरफ से भी बयान दिए गए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की जिस तरीके से तौहीन की जाती रही है उसकी भी तमाम की तमाम वो जो है वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। तो फौजी तर्जुमान की तरफ से यह सवाल किया गया कि इस सारे एविडेंस को हमने किस दरिया में फेंकना है, इस एविडेंस की बुनियाद पर क्या लोगों को सजाएं नहीं मिल सकती। और फिर उन्होंने 9 मई के वाकयात से मुशाबत रखने वाले कुछ और वाकयात का जिक्र किया जिसमें से कैपिटल हिल पर हमला, फ्रांस के अंदर होने वाली तोड़फोड़ और इस तरह के कुछ और वाकयात है जिसके अंदर उनका यह कहना था कि इन तमाम लोगों को बगैर किसी जो है हिलो हुज्जत के रियासत ने रिस्पॉन्स करते हुए इन लोगों को सजाएं दी और इन लोगों को कायफरे किरदार तक पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर रियासती ढांचा अभी तक मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ब्लैकमेलिंग का शिकार है बल्कि वो इस बात की तरफ या इस बात के लिए कोई बहाने और उज़र तलाश कर रहा है कि जनाब हमने इंसाफ नहीं देना। और इसीलिए फौजी तर्जुमान की तरफ से
اس بات کا اظہار واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کیا گیا کہ 9 مئی کو ہنگامہ کرنے اور کرانے والوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی پڑے گی۔ یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ استدعا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے جو فوجی ترجمان کی طرف سے سنایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ اسی پریس کانفرنس میں جب اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ 9 مئی کے اقدامات کو یا 9 مئی کے دن کو ہونے والے واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جیل کے پیچھے بھجوایا جائے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فوجی ترجمان نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ کیا عمران خان آسمان سے اترا ہوا تھا؟ انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا کہ کیا وہ وجوہات جن کی بنا پر 9 مئی ہوا تھا، یعنی عمران خان کی گرفتاری، عمران خان دنیا کا پہلا پولیٹیشین ہے جس کو گرفتار کیا گیا؟ کیا عمران خان دنیا کا پہلا پولیٹیشین ہے جس کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا عمران خان دنیا کا پہلا پولیٹیشین ہے جس کو جو ہے وہ احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا؟ ماضی کے اندر تو ایسے کئی سیاستدان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں جن کو جیلوں میں بھی گئے، جن کو سزائیں بھی ہوئیں، اور جن کے پولیٹیکل کیریئر کا اختتام پھانسی گھاٹ پر بھی ہوا۔ لہٰذا ایسا یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا یا عمران خان کے جناب اس کی گرفتاری کے آرڈر آ گئے تو ہم پورے ملک کو ہی جلا کے رکھ دیں گے۔ اس بات کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کمیشن بنائیں۔ انہوں نے کہا جناب کمیشن اس بارے میں بنایا جاتا ہے جہاں پر کوئی ابہام موجود ہو، جو اوپن اینڈ شٹ چیزیں ہیں، جن کے بارے میں ایویڈنس کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے، جہاں پر ویڈیو، آڈیو، ہر طرح کی فورنزک رپورٹس موجود ہیں، سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر جو ذہن سازی کی گئی اس کا تمام تر ریکارڈ بھی موجود ہے۔ خود بانی چیئرمین کے مختلف جو جلسے ہیں ان کے خطاب اور مختلف ٹی وی انٹرویوز بھی موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں جناب کو اور کون سا ایویڈنس چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ آئیں اور آ کر کمیشن بنائیں۔ لیکن پھر ان کی طرف سے جو اگلی باتیں کی گئیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب ادارہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن بنانا ہے پھر 214 دھرنے کا بھی کمیشن بنے گا، پھر اس بارے میں بھی کمیشن بنے گا کہ 214 کے دھرنے کے اندر کس نے کس کو سپورٹ کیا، دھرنا کیوں ہوا، کن وجوہات کی بنا پر ہوا، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر اٹیک کیوں کیا گیا، پی ٹی وی بلڈنگ کے اندر گھس کے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کی گئی، ہر ایک چیز کے لیے پھر حساب ہوگا۔ پھر اس بات کا بھی احتساب ہوگا کہ ریاستی خرچے پر ریاستی ادارے کے اہم ترین سرکردہ افراد کو نشانہ کیوں بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک صوبے کو وفاق کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کے لیے اس صوبے کے وسائل کو لانگ مارچ میں کیوں جھونکا گیا۔ پھر ہر ایک چیز کا حساب بھی ہوگا اور پھر ہر ایک چیز کمیشن کے سامنے بھی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان تمام چیزوں کو سمرائز کروں تو ایک چیز بڑی سامنے آتی ہے پہلے نقطے کے اندر کہ پاکستانی فوج 9 مئی کے واقعات کو نہ بھولنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کے لیے ان کے پاس کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ہے۔ دوسرا نقطہ اس حوالے سے اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج کے اندر اور ادارے کے اندر یہ رائے پائی جا رہی ہے، جس کا اظہار فوجی ترجمان کی طرف سے کیا گیا، کہ انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں کریٹ کی جا رہی ہیں اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو 1 سال گزرنے کے باوجود سزائیں نہ دینا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب سسٹم کی کمزوری ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جناب سسٹم کمزور ہے، طاقتور ہے، آپ کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے یا آپ کے دل اور آپ کے اہل خانہ کے اندر آپ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی محبتیں جو ہیں وہ جوش مار رہی ہیں، ٹھاٹھے مار رہی ہیں، اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کی بجائے کہ دیر ہو جائے، ان تمام لوگوں کو سزائیں دینا پڑیں گی، اور یہ فیصلہ ہے جو ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ جو اس پریس کانفرنس کے اندر آیا ہے سامنے وہ ہے 8 فروری کے انتخابات، اور اس 8 فروری کے انتخابات کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے فوجی ترجمان کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
उनसे ये सवाल किया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये मानना है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम की तरफ से फैसला सुना दिया गया है, और फैसला ये है कि 9 मई के वाक़यात को मुस्तरद किया जाता है और इमरान खान के हक़ में राय दी जाती है, और इस राय को अब सबके लिए तस्लीम करना एक लाजमी अमल है। तो इसके ऊपर DGISPR की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब इंतखाबी नताइज किस तरीके से इस बात का सबूत है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी हमायत से खड़े होने वाले तमाम तर आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान क्या इस बात पर, इस नुक्ते पर वोट लिया था लोगों से कि जनाब आप हमें वोट देंगे तो इसका मतलब यह है कि 9 मई का वाक़या एक झूठ पर मबनी कार्रवाई थी। और अगर किसी उम्मीदवार की तरफ से ऐसा बयानिया या इसको अपने इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया गया था तो उस इंतखाबी उम्मीदवार का नाम हमारे सामने पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के तूलो अर्ज में होने वाले इंतखाबात में किसी एक उम्मीदवार की तरफ से इस बात का इजहार नहीं किया गया था कि आपने अगर मुझे वोट दिया, मुझे मुंतखब कराया तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाक़यात एक झूठ था या एक फरेब था। इसका मतलब यह है कि इस इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के इल्ज़ामात के रद्द-ए-अमल के तौर पर वोट नहीं लिए। और इस बात का क्या सबूत है कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं या इमरान खान साहब की हमायत में वोट दिए हैं या इमरान खान साहब की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं या जो राय दहिंदगान हैं उन्होंने दिल से 9 मई के वाक़यात को मुस्तरद किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात या इंतखाबी नताइज को 9 मई के वाक़यात के साथ रख कर नहीं जोड़ा जा सकता। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की रियासत पर हमला थे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला थे। ये पाकिस्तान के रियासती इदारे के अंदर बगावत को क्रिएट करने की कोशिश थी और इसका मकसद पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को उनके ओहदे से हटाकर मन मर्जी का एक सेटअप लेके आना था जिसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल उसको ना तस्लीम किया जा सकता है, ना काबिल कबूल है। इसके बाद DGISPR की तरफ से जिस एक और अहम तरीन नुक्ते के ऊपर बात की गई वो थी सोशल मीडिया, और इस हवाले से भी सवाल आया सामने कि पाकिस्तान में इस वक्त जो X है यानी फॉर्मर ट्विटर वो ऐप बंद है, और इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं जनाब कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की जाएगी और इसको रेगुलेट किया जाएगा, जिस पर जनाब DGISPR की तरफ से साबिक जो है वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये जो अभी पायलट्स की जो है एयरफोर्स पायलट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब था उसका हवाला दिया गया, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया था कि आर्टिकल 19 के तहत हमें अपनी हदूद कयूद का पता है, आपको अपनी हदूद कयूद पता होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इजहार आज़ादी राय ये सब पर मुकद्दम है और इसके लिए जो हदूद कयूद हैं उसकी पैरवी भी होनी चाहिए। अगर आज़ादी इजहार है तो वो आज़ादी इजहार कुछ पाबंदियों के साथ है और इस आज़ादी इजहार को उन्हीं पाबंदियों के दायरा कार में रहना चाहिए। जब ये आज़ादी इजहार उन पाबंदियों के दायरा कार से निकल जाता है, वो अनकंट्रोलेबल होता है, तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी अनकंट्रोलेबल होता है। 9 मई को होने वाले वाक़यात इसी अनकंट्रोलेबल रिएक्शन का हिस्सा हैं, जहां पर इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अवाम की जहन साजी की गई। पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती इदारे और रियासती इदारे से वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ उनके खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया गया, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई और उनके ऊपर तरह तरह के बहतान लगाए गए। ना सिर्फ ये बल्कि अब इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की रियासत को इकनॉमिकली फेल स्टेट डिक्लेयर कराने के लिए और पाकिस्तान के रियासती ढांचे को मुनहदम करने के लिए और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको किसी तौर पर भी जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर उस मौके पर जब पाकिस्तान इस अदम इस्तेहकाम की कैफियत से निकल रहा है, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आने के इम्कानात हो रहे हैं, पाकिस्तान एक इकनॉमिकली वायबल कंट्री बनने जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर सोशल मीडिया को
को मुकम्मल तौर पर झूठ फैलाने की इजाज़त दे दी जाए, अगर यहाँ पर प्रोपेगेंडा को करने की इजाज़त दे दी जाए, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा, क्योंकि बेलगाम मीडिया, बेलगाम ज़ुबानें किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की तरफ से, ये इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आज से 2 दिन बाद 9 मई के वाक़यात की एक सालगिरह है, और ये यकीनी तौर पर एक अहम तरीन वाक़या है जिसने पाकिस्तान के सियासी तारीख़ को ना सिर्फ बदल के रख दिया, बल्कि उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान इस 9 मई के ट्रांस से अभी तक, या इसके जिसे हम कह सकें सदमे से, वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि रियासती इदारे के तर्जुमान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब वो जिन लोगों को मुजरिम समझते हैं, या जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात के लिए जहन साजी की थी, वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस सारी सूरत हाल का मतलब अगर मैं आसानी के साथ आपके लिए बताऊं तो वो ये है कि इमरान खान के लिए दरवाजे बंद हैं, कल भी बंद थे, आज भी बंद हैं, और आने वाले कल में भी बंद रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान कल भी जेल में था, इमरान खान आज भी जेल में है, और इसका मतलब यह है कि इमरान खान आने वाले कल में भी जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कल भी तारीख था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आज भी तारीख है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आने वाले कल में भी तारीख ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए और उनकी सरकर्दा लीडरशिप के लिए पाकिस्तानी सियासत के दरवाजे बंद हैं, हमेशा के लिए बंद हैं। और ये है मेरी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट, चाहे आप इसको माने या ना माने। अपने राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।